जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था रिस्पायरेशन इन पाइला। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाइला में दो तरह के रिस्पायरेशन होता है। एक होता है एक्वेटिक रिस्पायरेशन, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम पाइला के दूसरे प्रकार के रिस्पायरेशन पल्मोनरी रिस्पायरेशन के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें पल्मोनरी रिस्पायरेशन की, इसको हम लंग्स रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो पाइला में पल्मोनरी रिस्पायरेशन कब होता है? जब यह पानी के बाहर रहता है, या फिर एक ऐसा भी कंडीशन आता है जब पाइला पानी की सतह के ऊपर होता है। उस कंडीशन में भी यह पल्मोनरी सैक या फिर कह सकते हैं लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन करता है। अब बात आती है कि जो पल्मोनरी सैक है या फिर लंग्स है वो कैसा होता है, इसकी संरचना कैसे होती है। तो आपको बता दें कि जो पल्मोनरी सैक है यह मेंटल कैविटी के बाएं चैम्बर या फिर कह सकते हैं पल्मोनरी चैम्बर में मेंटल की छत पर स्थित होता है। और ये जो पल्मोनरी चैम्बर है ये एक प्रकार का छोटा कोमल कोष के रूप में होता है, जो कि एक छोटे से छिद्र जिसे कहते हैं पल्मोनरी अपर्चर, तो पल्मोनरी अपर्चर के द्वारा पल्मोनरी चैम्बर में खुलता है। और इस छिद्र पर दो असमान प्रकार के वाल्व होते हैं जो कि पल्मोनरी सैक को खोलने तथा बंद करने का कार्य करते हैं। अब जो पल्मोनरी सैक की दीवार होती है वो फैलती और सिकुड़ती है। कहने का मतलब है कि ये वेस्कुलाइज्ड होती है, जिससे कि रक्त का जो प्रचुर मात्रा है वो बना रहता है, यानी कि इसमें जो रक्त की मात्रा होती है वो बनी रहती है। तो यहाँ पर आप एक संरचना देख सकते हैं, यह है पल्मोनरी सैक, जो कि एक कोमल लचीला कोष के रूप में होता है। और यहाँ पर आपको एक छिद्र दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी अपर्चर, और पल्मोनरी अपर्चर के द्वारा ही ये जो पल्मोनरी सैक है यह पल्मोनरी चैम्बर में खुलता है। ये है पल्मोनरी चैम्बर। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पल्मोनरी सैक में जो रिस्पायरेशन का मेथड है या फिर कह सकते हैं रिस्पायरेशन का जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होता है। तो आपको बता दें कि जो पल्मोनरी है या फिर कह सकते हैं जो कि फेफड़ा है, उसके द्वारा श्वसन के समय मेंटल कैविटी के फर्श पर स्थित जो इपिटीनिया है यह ऊपर उठकर मेंटल कैविटी की छत से जुड़ी रहती है, तथा जो गिल चैम्बर और पल्मोनरी चैम्बर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दाईं जो न्यूचल लोब है वो बंद हो जाती है। तो जैसे ही दायां न्यूचल लोब बंद होता है, पल्मोनरी सैक के फैलने से उसके जो दोनों वाल्व होते हैं वो खुल जाते हैं, और जो हवा होती है वो बाएं न्यूचल लोब से प्रवेश करके पल्मोनरी सैक में भर जाती है। तो जैसे ही हवा पल्मोनरी सैक में भरती है, वैसे ही हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो पल्मोनरी सैक की दीवार में विसरित होने लगती है। और इसी तरह पल्मोनरी सैक की दीवार के जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पल्मोनरी सैक में विसरित कर दी जाती है, जो कि पल्मोनरी सैक के संकुचित होने से पल्मोनरी चैम्बर से होते हुए बाएं न्यूचल लोब से होता हुआ शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि पल्मोनरी सैक की दीवारों द्वारा हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो विसरण द्वारा अवशोषित भी किया जाता है, और जो ब्लड में उपस्थित इम्प्योरिटी है यानी कि जो CO2 है वो विसरण द्वारा वापस पल्मोनरी सैक में आ जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन ले लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाता है। तो ये सभी प्रक्रिया होती है पल्मोनरी सैक की दीवारों द्वारा। और कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूज़न। इस तरह से जो दायां न्यूचल लोब है वो बंद होता है, खुलता है, और जो एयर है वो पल्मोनरी सैक में आती रहती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से पल्मोनरी सैक में डिफ्यूज़ होता रहता है, और ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। आपको बता दें कि इस प्रकार की श्वसन विधि में बायां न्यूचल लोब साइफन नहीं बनाता। तो अब बात आती है कि साइफन होता क्या है, साइफन कब बनता है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर है इपिटीनिया, जो कि पल्मोनरी रिस्पायरेशन के समय मेंटल कैविटी के छत से चिपक जाती है, जिससे कि होता क्या है कि जो गिल चैम्बर का जो संबंध है वह पल्मोनरी चैम्बर से टूट जाता है। तो ये जो राइट न्यूचल लोब है इसी से जो एयर है वो अंदर की ओर प्रवेश करती है। अब ये जो पल्मोनरी सैक है ये फैलता और सिकुड़ता है। तो जब ये फैलता है तो बाहर से हवा अंदर की ओर आती है,
ठीक है। और जब ये सिकुड़ता है तो अंदर की हवा बाहर की ओर चली जाती है, यानी कि जब बाहर से हवा अंदर आती है तो ऑक्सीजन मिलता है, जब अंदर से हवा बाहर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पाइला में जब पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं साइफन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि साइफन बनता कैसे है और कैसे साइफन के द्वारा पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है। तो पाइला में इस प्रकार का जो पल्मोनरी रिस्पायरेशन तभी होता है जब पाइला पानी की सतह पर जलीय वनस्पतियों से ढका होता है, यानी कि जब पानी की सतह पर ढेर सारे पौधे हो जाते हैं और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो उस केस में ये क्या कहता है कि साइफन का फॉर्मेशन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि साइफन का यूज़ ये करता है पल्मोनरी रिस्पायरेशन में, लेकिन पल्मोनरी रिस्पायरेशन का यूज़ तभी होता है जब इसको प्रॉपर तरीके से पल्मोनरी रिस्पायरेशन के लिए एयर नहीं मिल पाती। अब होता क्या है, तो होता क्या है कि जो पाइला है अपने बाएं न्यूट्रल लोब को मोड़कर एक ट्यूब लाइक संरचना बनाता है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम बोलते हैं साइफन। तो इस साइफन का एक सिरा पल्मोनरी सैक से तथा दूसरा सिरा शरीर के बाहर खुलता है, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइला क्या कहता है, इसे पानी की सतह पर जो जलीय प्लांट होते हैं, यानी कि जो एक्वेटिक वेजिटेशन होते हैं, उनके बीच से ऊपर की ओर बाहर निकाल देता है। इस तरह उसका संबंध वायुमंडल से हो जाता है। तो इस साइफन का जो संबंध होता है वह पल्मोनरी सैक और एटमॉस्फेयर के बीच होता है। तो जब पल्मोनरी सैक फैलता है तो बाहर से हवा जो होती है वो अंदर की ओर आती है, और जब सिकुड़ता है तो अंदर की हवा बाहर की ओर निकल जाती है, और ये दोनों ही प्रोसेस साइफन के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब पल्मोनरी रिस्पायरेशन साइफन के थ्रू होता है तो उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन विथ साइफन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये बायां न्यूट्रल लोब है, यानी कि लेफ्ट न्यूट्रल लोब है, यहाँ पर आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है साइफन। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यह बाहर की ओर निकला हुआ है, और जुड़ा कैसे है, पल्मोनरी सैक से। तो जब पल्मोनरी सैक फैलता है तो बाहर से हवा अंदर की ओर आती है, और जब पल्मोनरी सैक सिकुड़ता है तो अंदर की हवा जो होती है वो बाहर की ओर चली जाती है। तो इस तरह से जो साइफन है ये क्या कहता है कि पाइला के पल्मोनरी सैक को इन्वायरमेंट से जोड़ता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के समय पल्मोनरी रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो पहले तो जाने कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है। तो हाइबरनेशन को हम बोलते हैं शीतकालीन नींद, और एस्टिवेशन को बोलते हैं हम ग्रीष्मकालीन नींद। इन दोनों कंडीशन में ही होता क्या है कि जो एनिमल होते हैं, जैसे यहाँ पर पाइला की बात कर रहे हैं, ये इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, अपने जो उपापचयी या मेटाबॉलिक रेट होती है उसको कम कर देते हैं, अपने एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो पाइला क्या कहता है कि जब शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन नींद होता है, यानी कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन होता है, तो उस केस में ये क्या कहता है, अपने पल्मोनरी सैक को पूरी तरह से फैलाकर उसमें हवा भर लेता है, और इसका जो बायां न्यूट्रल लोब है उसको बंद कर लेता है, और नम और गीली मिट्टी के भीतर अपने आप को गहराई में सुरक्षित कर लेता है। तो पल्मोनरी सैक के अंदर जो संचित हवा रहती है, जो स्टोर्ड एयर होती है, यह इसके हाइबरनेशन और एस्टिवेशन अवधि के लिए पर्याप्त होती है, यानी कि जो पल्मोनरी सैक में भरा हुआ एयर होता है उस एयर का यूज़ ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पाइला का जो रिस्पायरेशन का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको इसके रिस्पायरेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।